वेलकम टू द टॉक शो। कैसे हैं भाई आप सब लोग? सेट हैं, मज़े में, खुश हैं? आप सब लोग कैसे हैं भाई? आप लोग भी सेट हैं, मज़े में, खुश हैं? आप लोगों का प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसका बहुत 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 शुक्रिया। और आप लोगों का प्यार ना सिर्फ द टॉक शो के लिए हम तक पहुंच रहा है, बल्कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी जो आपकी अप्रिसिएशन है, हम उसके लिए आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज हम द टॉक शो पे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ही एक और बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों ने भाई वो अभी रिसेंटली एक छोटी सीरीज़ आई थी 6 एपिसोड्स की, रज़िया देखी थी एक्सप्रेस पे? हाँ, कैसी लगी थी? अच्छी लगी थी ना? यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद हैं, घरों में बहुत सारे ऐसी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं जो कि बहुत शौक़ से पाकिस्तानी ड्रामों को देखते हैं। और रज़िया एक ऐसी सीरीज़ है जिसने मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक खिदमत की है पाकिस्तानी सोसाइटी की, स्पेशली जहाँ तक ख़वातीन या छोटी बच्चियों या लड़कियों का ताल्लुक़ है। क्योंकि हमारे मैं आई एम समबडी जो 20 ड्रामे देखता है हफ्ते के, और 20 ड्रामों में रज़िया वो सच अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, एक वो खूबसूरत हवा का झोंका ऐसा कि जिसने मेरे अंदर एक ऐसे इमोशंस को छेड़ा जो मुझे पता भी नहीं था एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और जो ऑडियंस का फीडबैक आया रज़िया के ऊपर वो भी कुछ ऐसा ही है। तो हमने सोचा क्यों ना रज़िया के जो 3 बड़े ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर्स हैं आज उनको यहाँ पे बुलाएं और उनकी मुलाकात आपसे कराएं। उनमें से कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं, बल्कि एक ऐसा एक्टर है, 2 ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले भी काम कर चुके हैं, जिनको आप पहले भी कुछ ड्रामों में, प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं। लेकिन रज़िया में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद से दे बिकम हाउस होल्ड नेम्स। और स्पेशली द एक्टर हु प्लेड रज़िया, उनका पहला प्रोजेक्ट और पहले ही प्रोजेक्ट से उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में वो इस मुल्क की एक बहुत बड़ी अदाकारा बनेंगी। और इससे पहले कि वो इतनी बड़ी अदाकारा बन जाए और हमारे हाथ ना आए, तो क्यों ना हम आपसे उनकी मुलाकात कराएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग शहीरा जलील अल बासित, कलीम गौरी एंड अरमान समीर। कैसे हैं कलीम, अरमान? वेलकम वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, थैंक यू गाइस, आप लोग हमारे शो में आए। पहले तो मुझे बताएं, अब नाउ दैट रज़िया हैज़ गॉन ऑन एयर और इतने सारे लोगों ने देख लिया और इतना ज़बरदस्त फीडबैक आया, तो आप लोग इंडिविजुअली कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी कलीम। बहुत ही ज़बरदस्त, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत पहले करना चाहिए था लेकिन अभी मिला। किसको पहले करना चाहिए? मुझे। अच्छा, मुझे करना चाहिए था। बल्कि ना सिर्फ आपको पहले करना चाहिए था, इंडस्ट्री को भी पहले करना चाहिए था भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक्सप्रेस ने वो मौका दिया और मैं ये समझता हूँ ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जो कि एक मुआशरे में रज़िया अगर देखा जाए तो बहुत सारी रज़ियाँ हैं जिनको एक ही जगह करके बताया गया है भाई, और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई ऐसी चीज़ हम बाहर से नहीं लेके आ रहे कि नहीं भाई ये यहाँ नहीं होता या ऐसा होता है, अभी भी होता है ऐसे। तो अरमान, आप कैसा महसूस कर रहे हो? स्क्रिप्ट बहुत मज़े की है, इस तरह की कहानियाँ लिखनी चाहिए, होनी चाहिए, इस तरह के कैरेक्टर सामने आने चाहिए, जिस तरह का सलीम है, अली है और भी दीगर कैरेक्टर। जी बिल्कुल, मुआशरे के, ताकि लोगों को पता लगे कि इस तरह आइडेंटिफाई कर सकें कि ऐसा नहीं होना। बिल्कुल, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। शहीरा जलील अल बासित, कैसी हैं आप? पहले तो ये बताएं। मैं ठीक ठाक। यार मैं बहुत कम ऐसा हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि जहाँ पे मैंने एक एक्टर को पहली बार परफॉर्म करते देखा है और उस एक्टर ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है कि आई वाज लेफ्ट स्पीचलेस। यार शहीरा के लिए एक बार जोर से। ये जो आप रज़िया बनी है, पहले तो मुझे बताएं कैसे बन गई आप रज़िया? देखिए, मैंने कहीं सुना था किसी इंटरव्यू में कि एक्टर्स को जो अपना प्रोसेस होता है ना उसको बड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मेरा तो क्या ही प्रोसेस है, मैं बेचारी अभी स्टार्ट किया है मैंने। मगर रज़िया बनना मैं ये नहीं बोलूँगी अपनी ह्यूमिलिटी में कि बड़ा आसान था, बहुत मुश्किल था रज़िया बनना। मतलब बाकायदा 2 महीने तो उस स्क्रिप्ट के साथ ही सोई हूँ मैं, बाकायदा उसको पकड़ के। आई इंटरनलाइज इट कम्प्लीटली।
तो वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरे लिए इस प्रोसेस को निस्बतन बहुत आसान बना दिया। मैं ये चाहता हूँ कि आप तीनों अपने अपने बैकग्राउंड्स के बारे में, मुझे तो पता है खैर, बट मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस के साथ शेयर करें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आप लोग पहले काम कर चुके हैं एज एक्टर्स या नहीं, ताकि ऑडियंस भी ये समझे यार कि क्यों ऐसा है हमारे मुल्क में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको इतना वक्त लगता है सामने आने में। तो कलीम पहले तो आप बताएं। मेरा ताल्लुक़ नेपा से है और 2013 में एडमिशन लिया, 2016 में कंप्लीट किया, थिएटर करते रहे, कोई कास्ट तो ही नहीं 13 से आप थिएटर कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थिएटर कर रहे हैं, उसके बाद इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता था, ज़ाहिर है थिएटर में तो मिल जाता था। तो क्यों नहीं मिलता इंडस्ट्री में काम? खुल के बोले यार, खुल के बोले। तो फिर उसके बाद छोटा छोटा काम मिलना शुरू हुआ, 1 दिन का 2 दिन का, छोटे छोटे कैरेक्टर, बस आ जाओ चले जाओ, 2 डायलॉग दो चले जाओ। हमने बोला ठीक है यार, जिसको हम आमतौर पे एक्स्ट्रा कहते हैं। एक्स्ट्रा, जूनियर आर्टिस्ट, एक्स्ट्रा। हाँ, आप जूनियर आर्टिस्ट कहना शुरू। जूनियर आर्टिस्ट। तो वो करते करते चलो भाई, फिर वो अच्छा कर देते थे तो वो उसी को बढ़ा देते थे। ऐसा नहीं है कि बड़ा किरदार दे दें, बड़ा किरदार, उसी को ही वो 2 दिन के काम को, यार ये अच्छा हो रहा है यार, ऐसा करो, कल भी आ जाओ, परसों भी आ जाओ, इस तरह करते वो 5-6 दिन का काम इस तरीके से मिल जाता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा और आगे गए तो फिर फिल्म मिलना शुरू हो गई। तो अभी शुक्र है कि 2 ड्रामे ऑन एयर हैं मेरे, वर्किंग वुमेन और 101 तलाक़ें। इससे पहले जो काम किए वो जावेद इकबाल फिल्म, लाल कबूतर फिल्म, लफंगे और छुपन छुपाई, ये फिल्म्स की। फिर उसके बाद बहुत सारे ड्रामों में भी आप हमें नजर आए हैं। हाँ जी, लेकिन जो नज़र आए हैं वो प्रॉपर कैरेक्टर, या वो कि जिसका एक 1 लाइनर में काम है। 1 लाइनर आप लेते हैं, 1 लाइनर में अगर वो कैरेक्टर है तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये कहानी में इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी क्या वजह बनी फिर कलीम के मोहसिन अली ने आपको एक इतने इम्पोर्टेंट रोल के लिए चूज किया और आप पे भरोसा किया? ये मोहसिन भाई का बड़ापन है। मुझे आपने बात की है तो मुझे एक बात याद आई है कि एक डायरेक्टर थे, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने बुलवाया, तो कह रहे यार आप नेपा से हो ना, तो कर दो, हो जाएगा। यार मतलब थोड़ा सा आप बता दें। तो उनसे पूछ नहीं सकते कि भाई इसका आप जो है ना हमें बताओ कि भाई इसकी थोड़ा सा बैक स्टोरी बता दो ताकि हम आगे का हम कुछ इसको बनाएं। तो उनसे पूछना इस तरह लगता है कि आपने जो है ना कुछ ऑफ कैमरा आपने मुझे डायरेक्टर का नाम बताना, ठीक है? आप बताएंगे। अच्छा अरमान, आपका क्या बैकग्राउंड, आप भी थिएटर से हैं? जी जी, मैं 2018 में आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन किया मैंने, दास्तान गोई थिएटर ने। तो उस वक्त सर मीसम जो करवा रहे थे कोर्स, हमने उनसे कोर्स किया। देन उसके बाद मैंने उनसे एक्टिंग का कहा, तो आर्ट्स काउंसिल मैंने ज्वाइन कर लिया था 2019 के शुरू में। 3 साल हमने वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद थिएटर करते रहे और बस टीवी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इतना बड़ा। अच्छा, ये आपका पहला टेलीविजन का रोल था? जी जी, टेलीविजन पहला है। इससे पहले शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, थीसिस वालों के साथ भी किए हैं, और काफ़ी फेस्टिवल में जो जाते हैं शॉर्ट फिल्म्स, माशाल्लाह इस तरह काम किया है। एंड शहीरा, आपका तो बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। वुड यू लाइक टू शेयर विद एवरीवन कि आप क्या क्या कर चुकी हैं अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? Absolutely. Please, we'd love to hear from you. Okay, so basically मैं अगर एक कूजे में बंद करूँ in a nutshell, तो मैंने अपना बैचलर्स किया इन जियोफिजिक्स, फिर आई गॉट अ स्कॉलरशिप इन जियोफिजिक्स? इन जियोफिजिक्स, जी जी, कराची से। फिर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एक होती है, उस पर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं अमेरिका चली गई, 2 साल मास्टर्स किया मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। वहाँ वो कहाँ से किया आपने? वो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी। बहुत बड़ी भाई, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। फिर यूएस में गन वायलेंस पे बड़ा काम किया, बिकॉज माय कज़न वो मेरे साथ ही सेलेक्ट होके एक हाई स्कूल के प्रोग्राम में गई थी। वो 17 साल की थी, उसको वापस आना था। 21 दिन रह गए थे उसके प्रोग्राम के ख़त्म होने में। उसके स्कूल में एक स्कूल शूटिंग हुई है और 10 लोग मारे गए, जिसमें से वो भी थी, सबीका उसका नाम था। तो सबीका के बाद फिर मैंने वहाँ पे गन वायलेंस के ऊपर अमेरिका में बहुत काम किया। फिर मैं पाकिस्तान आ गई।
पाकिस्तान में आई वाज वर्किंग विद द गवर्नमेंट, एक मेरी जॉब हो गई इस्लामाबाद में, और फिर उसके बाद जब कोविड आया तो उसके साथ साथ एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी आ गया। मैंने बोला कि यार मैं रात के 4-4 बजे बैठ के आई एम लिसनिंग टू द इंटरव्यूज़ ऑफ दीज पीपल, मतलब आई एब्सोल्युटली अडोर शाहरुख खान एंड सजल अली, वो मेरे बेंचमार्क्स हैं। मैं रात के 4-4 बजे इंटरव्यूज़ सुन रही हूँ डायरेक्टर्स के, ना सिर्फ एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, टेक्नीशियंस के, और मैं सोच रही हूँ यार ज़िंदगी में कोई एक चीज़ जो जिसने मुझे इतना फैसिनेट किया है कि मैं रात के 4-4 बजे बस सुन रही हूँ लाइक अ स्टूडेंट, लाइक अ नर्ड, तो दिस इज़ माई ट्रू कॉलिंग ना, राइट? नॉट दैट, नथिंग एल्स फैसिनेटेड मी टू दैट पॉइंट। इतनी खुशी मुझे, वो 3 इडियट्स का एक सीन है, आमिर खान बोलता है कि बचपन से सोचते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे, तो मेरी कंडीशन बिल्कुल वही थी। तो मुझे लगा कि यार यही करना चाहिए, और फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी, जिस पे सब ने मुझे बोला कि ये पागल हो गई है, और जॉब छोड़ के इस साल ही मैंने स्टार्ट किया पहले। लाइक दिस वाज माय काइंड ऑफ लाइक माय सेकंड प्रोजेक्ट, क्योंकि इससे पहले एक छोटा सा मैंने एक रोल किया था एक ड्रामे में। किस ड्रामे में? लेट्स नॉट गो देयर। नहीं बताएं। ओके, ड्रामे का नाम था मीसनी। मीसनी, अच्छा। या वो तो सोप, इस्लामाबाद में उसकी शूट हुई थी, और उसके फ़ौरन ही बाद एक फीचर फिल्म की शूट के लिए मैं कराची आई हुई थी, और मौजूदन मुझे रज़िया ऑफर। बहुत बड़ी फीचर फिल्म है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगी खुद से? मैं उसका नाम मेंशन कर सकती हूँ, नाम है उसका नायाब। वो बहुत जुमना ज़ैदी की आने वाली फिल्म नायाब में आप बहुत जल्द शहीरा को देखेंगे। लेकिन शहीरा, पहले तो मैं ये कहूँगा, आपने शहीरा की कहानी सुनी, ये तो रियल लाइफ रज़िया है यार, इस बात पे तालियां बन रही है। आप देखें इसकी जर्नी। बट टेल मी समथिंग शहीरा, जब आप एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर अमेरिका गए, जॉर्ज वाशिंगटन जैसी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, फिर वहाँ पे गन वायलेंस के ऊपर आपने काम किया एज एन एक्टिविस्ट, फिर आप पाकिस्तान आई, यहाँ पे भी आपने गवर्नमेंट के साथ काम किया, तो ये तो अगर देखा जाए तो एक बड़ी जो ट्रजेक्ट्री या जर्नी है, वन वुड थिंक यार बड़ा एक सीरियस माइंड, या नॉट टू से कि एक्टर्स सीरियस नहीं होते, बट एक आर्टिस्ट की यूजुअली अगर आप जर्नी का मुतालिया करें और फिर एक एक्टिविस्ट का करें तो उसमें काफी आपको तजाद नजर आएगा। तो वर यू ऑलवेज एन आर्टिस्ट इनहेरेंटली? ये जो आपने जो पहले पाथ चूज किया वो कोइंसिडेंटली हो गया? टेल अस अबाउट दैट, वो क्या था? देखिए, मुझे लगता है मेरी आधी से ज़्यादा 3/4 मेरी ज़िंदगी लैपटॉप पे गुजरी है। तो मैं आई वॉज अ नर्ड, ठीक है ना, तो कभी भी मेरी ऐसी लाइफ नहीं रही थी रियली आउट गोइंग एंड ऑल ऑफ दैट। आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट और बेचारी सी इंसान रही हूँ मैं सारी जिंदगी। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा बेचारी, जो गन वायलेंस के ऊपर अमेरिका में काम कर रही है और यहाँ पे भी पाकिस्तान में कर रही है, वो बेचारी नहीं, और फुल प्राइड पे, और फिर अपनी नौकरी छोड़ के एक्टिंग को परसू कर दिया, बावजूद इसके कि सपने का पागल हो गई, तो वो बेचारी नहीं हो सकती मेरे ख्याल। आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, मुझे लगता है ये जो आपने तजाद की बात की ना, ये दुनियाएं बहुत मुख्तलिफ हैं, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को चैलेंज भी करना चाह रही थी कि यार मैं कंप्लीटली वो इंसान रही हूँ, यू नो, एक क्यूबिकल में बंद। ये दुनिया कंप्लीटली 180 डिग्रीज ऑपोजिट है, यू नो, सराउंडेड बाय पीपल ऑल द टाइम। सो मे बी आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ एंड जस्ट एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ इट। या तो जब रज़िया आप तीनों के पास जब आया, मुझे पता चला आपने तो मना कर दिया था, आपने कहा मैंने करना ही नहीं, ये सच है? क्यों भाई, क्यों आपने मना क्यों कर दिया? हुआ ये कि मोहसिन भाई के असिस्टेंट ने कॉल की। पहले मोहसिन भाई की कॉल आई कि भाई कहाँ है, मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी, तो मैं बोला यार मैं तो जा रहा हूँ। बोले, कह रहे यार तू आ सकता है? क्या हुआ मोहसिन भाई? तो यार वो एक काम है, तो वो मैं बोला अच्छा चले ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट बाद उनके असिस्टेंट की कॉल आ गई कि यार वो एक मीटिंग कर लेते हैं, और जो है ना वो एक कैरेक्टर है ना, चले करते हैं। कल हुआ, फिर कॉल आई, कह रहे हैं यार वो आपने आना था। मतलब चले मैं आ रहा हूँ। गए, अब मोहसिन भाई देख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ कलीम बस जो है ना वो करते हैं, इस तरीके का है, तो ये वो मतलब ये तो नहीं कहा नापा क्यों, खुद ही कर लो, देखो जहन में होगा लेकिन बोला नहीं। आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम मोहसिन। अच्छा, तो वो असिस्टेंट जो था, अब वो ये कह नहीं रहे कि यार ऑडिशन लेना है। अच्छा, हाँ यस मतलब ऑडिशन लिया है, लेकिन वो बोल नहीं रहे, जाहिर है काम किया हुआ है थोड़ा बहुत। वो जो उनके शर्मा गए, वो कह रहे हैं यार इसको हम कैसे बोलेंगे ऑडिशन। तो वो जूनियर थे, वो भी आर्ट्स काउंसिल थे, तो मुझे कह रहे ये है ज़रा ये पढ़ लेते हैं ज़रा, वो आपको समझ आ जाएगी। और ये मैंने पढ़ लिया, मतलब फिर पढ़ तो लिया,
तो यार बस वो देख लेते हैं, बस जो है ना वो मोहसिन भाई आ जाएं तो वो कर लेते हैं। तो मतलब यार अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया, मैंने डिसाइड कर लिया। नहीं, अब मना कैसे करूं, ये तो नहीं बोल सकता नहीं मोहसिन भाई मैं नहीं करना। मतलब कोई ऐसा सिनेरियो मिले तो मैं इनको मना करता हूँ। कल फिर कॉल आ गई कि भाई वो आज आप आ जाओ, तो मतलब हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। और आज देख के मना करके अब बैठे हैं तो साथ ही हम देख रहे हैं कि कुछ और लोग आए हुए हैं उसी कैरेक्टर के लिए। यार ये कैरेक्टर जो है ना वो इस तरीके से, तो अब वो साथ खड़ा कर रहे हैं। यार ये बड़ा लगेगा, ये छोटा लगेगा, तो वो एज दिखानी थी उनको। तो मैं कह रहा हूँ यार ये क्या मतलब हो क्या रहा है यार। इतनी क्या बड़ी बात है भाई, इतना क्या बड़ा किरदार है यार, शाहरुख खान पे बायोपिक तो नहीं बना रहे तो ये बातें आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए भी समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ कास्टिंग का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जितने ड्रामे आप लोग देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, उसमें जो कास्टिंग हुई हुई होती है वो इसलिए नहीं हुई होती कि कौन किस किरदार में सही से बैठता है, वो इस तरह से हुई हुई होती है कि कौन अवेलेबल है, किसके साथ अच्छे आपके ताल्लुकात हैं, कौन पैसे कम लेगा। तो द फैक्ट के इस कैरेक्टर के लिए, जो कि अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट किरदार है, बट लीड कैरेक्टर तो वैसा नहीं है। बट मोहसिन का वो विजन कि उन्होंने प्रॉपर उसमें ऑडिशंस करा के उसमें भी कास्टिंग की, मोहसिन के लिए तालियां। तो फिर जब आए तो कह रहे हैं यार वो शेव वगैरह करवा के आ जाओ। उन दिनों एक शूट चल रही थी। मैं बोला हाँ शेव तो वैसे ही करवानी है, तो वो छोटी छोटी मूछें हम रख के अगले दिन आ गए। तो मैं बोला ठीक है। तो वो हिना मान जो प्रोड्यूसर हैं, हिना आपा के पास ले गए, कह रहे हैं कि बस ये देख लें। तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है देख लें आप। मैं बोला यार यार ये क्या। तो अगले दिन कह रहे हैं क्लीन शेव करके आओ। तो वो फिर क्लीन शेव करके आए। तो मैं उनको यार मोहसिन भाई वो ज़रा मैं थोड़ा बिजी हूँ, हाँ। तो रहने देते हैं, मैं वहाँ नेपा चले जाऊँ, वहाँ थोड़े काम है। तो वो कह रहे नहीं नहीं यार तू आ। फिर मैं आ गया। मैं बोला स्टोरी क्या है, स्टोरी आप बताएं। फिर उन्होंने प्रॉपर स्टोरी बताई। 6 EP जो थे वो प्रॉपरली उसका स्क्रिप्ट मुझे भिजवाया कि भाई ये है। फिर आपने कहा कि यार ये तो मैं ना नहीं कर सकता। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और एक तरफ से पढ़ रहा हूँ, दूसरी तरफ से आंसू आ रहे हैं, मैं बोला यार ये मैं क्या करने जा रहा था। अरे वाह वाह वाह, क्या करते। अच्छा शहीरा, आपके पास जब स्क्रिप्ट आया रजिया एंड यू वर प्लेइंग रजिया, तो क्या एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, थोड़ा सा चैलेंज भी आपने फील किया यार कि ये तो बड़ा मुश्किल किरदार होगा, क्या व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड? देखें एग्जैक्टली वो दिन जब मुझे बुलाया गया ना, मुझे रात के 12 बजे आएगा कॉल फ्रॉम समवन कि आपसे मोहसिन साहब मिलना चाहते हैं। तो अगले दिन मैं चली गई। अच्छा सॉरी, इस पॉइंट तक आप बताएंगे कि आप वर यू एक्टिवली सीकिंग वर्क, ऑडिशंस के लिए जा रही थी, प्रोडक्शन हाउसेस से राब्ते में थी? बिकॉज जो यंग लड़के लड़कियां घर पे बैठे उनको जरा अंदाजा हो कि कैसे काम मिलता है। तो गालिबन ये फरवरी 2023 का महीना था और ये दूसरा महीना था एक्टिंग में बाकायदा कदम रखे हुए मुझे। ठीक है। उस वक्त मैं इस्लामाबाद में मुकीम थी और इस्लामाबाद से कराची आई थी, वो फिल्म का जिसका मैंने जिक्र किया उसकी शूट पे आई थी। तो मैं जस्ट बाय द वे मिलने चली गई थी। तो ये आपको काम कैसे मिल रहा था? पहला प्रोजेक्ट तो इस तरह मिला कि मैंने अपना ऑडिशन क्लिप बना के नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मोनोलॉग और राधिका आप्टे के 2 मोनोलॉग्स पकड़े और अपने आप को शूट किया मैंने, और वो मैंने भेजना शुरू किया। एक डायरेक्टर हैं, I don't know if I can mention his name. I think खिज़र इदरीस उनका नाम है, बादशाह बेगम। बिल्कुल। मैंने गूगल करके, कोई कनेक्शंस नहीं है मतलब मेरे, ठीक है, गूगल इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो गूगल में मैंने उनकी CV ढूंढ निकाली और उनकी CV पे उनका नंबर ढूंढ निकाला। वाह भाई। और उनको व्हाट्सएप किया बहुत तमीज तरीके से, ठीक है, और उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया तो उन्होंने फिर इवेंचुअली एक चैनल को भेजा। अच्छा, रैंडमली यूं बस ऐसे ही? जी। लेकिन मेरे मैसेजेस बड़े प्रॉपर होते हैं ना, तो सामने वाला सोल्ड हो जाता है। ठीक है बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन एक चैनल को भेजा जिसके तहत मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट मिला। मिस नहीं मिला? जी। उसी प्रोजेक्ट के जो कास्टिंग पर्सन थे उनसे मैंने कराची में एक मुलाकात की दरख्वास्त करी थी उसी चैनल के ऑफिस में। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं उस चैनल के ऑफिस में बैठी हुई थी। एक खातून आती हैं, मुझसे कहती हैं कि आप मुझे अपने ऑडिशंस भेजें। मैंने वही नवाजुद्दीन राधिका आप्टे के ऑडिशंस उनको भेज दिए। शाम का 4 बज रहा था, मैं घर गई, अपने काम करके सोने लगी थी। रात के 12 बजे मुझे उनकी कॉल आई है कि मोहसिन साहब वांट्स टू मीट यू। somehow that audition made it to Mohsin? within a span of a few hours। यार जब कोई चीज वो है ना, को मिलाने कायनात और कायनात एंड ऑल ऑफ दैट। अगले दिन महज उस मुलाकात के, जो मेरी उस चैनल के ऑफिस में हुई थी, उस मुलाकात के महज 24 घंटे बाद आई वाज सिटिंग अक्रॉस मिस्टर मोहसिन
Within 24 hours? यस काइंड ऑफ लाइक बिल्कुल। एक दिन पहले मेरी वहाँ मुलाकात हुई और अगले दिन 4 बजे मैं सामने मोहसिन सर बैठे हुए थे, यहाँ मैं बैठी हुई थी और वो मैं आई हूँ, सलाम दुआ हुई है और वो सुनाना शुरू हो गए। अब मैं बेचारी एब्सोल्यूट न्यू कमर, मुझे यही नहीं पता कि ये नरेशन हो रही है और नरेशन होती क्या है और ये हो क्या रहा है। मुझे लगा अच्छी बात है, कहानी सुना रहे हैं और मुझे ही सुना रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है यार। सही है, सुन ली कहानी और गूज बम्स। आखिर में कहते हैं हाँ तो तू बता, सही है फिर बहुत अच्छी है। ये पूछे कौन सा रोल, कौन से कैरेक्टर? बस वो एक अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल सी डेवलप हो गई थी कि रजिया के लिए You are रजिया। जी। अरे वाह यार, ये बहुत ही जबरदस्त कहानी, बहुत ही। और अरमान आपके पास कैसे पहुंचा रजिया? मैं बस अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर रहा था, हाँ। आखिरी सेमेस्टर, तो एक ऑडिशन कॉल आई असिस्टेंट की तरफ से। मैं पहुंच गया मन्नू के ऑडिशन के लिए। अच्छा, मन्नू के ऑडिशन के लिए आए? जी, मुझे स्क्रिप्ट मिला था मन्नू का कोई, तो उसके ऑडिशन दिए गए मैंने। उसके बाद उन्होंने थैंक यू करके भिजवा दिया। सेकंड कॉल अली के ऑडिशन के लिए, उसके बाद मैं डन हुआ। अरे वाह यार, इतनी जबरदस्त बात है, जिसके नसीब में जो चीज़ होती है उस तक पहुंच जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट रजिया की एक और ख़ास बात मुझे जो बहुत पसंद है और लोगों को भी पसंद है, वो उसके गाने। तो 2 गाने जो रजिया के बड़े मशहूर हुए, लोगों ने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया, मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी एक जो इम्पैक्ट है कहानी का वो बढ़ गया। कोला के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढते हैं हम, हाथों में थामे जुगनू रात ढूंढते हैं, हाथों में थामे जुगनू रात ढूंढते हैं, ना गिला किसी से ना है आसरा, छोड़ भीड़ को अपना आप ढूंढते हैं, छोड़ भीड़ को अपना आप ढूंढते है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं। है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं। है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं। है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं। रोके तुम्हें जो जीतने से बार बार उनकी जीत में उनकी हार ढूंढते हैं, उनकी जीत में उनकी हार ढूंढते हैं। कोला के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढते हैं। थैंक यू सो मच भाई एवरीवन। फबिया हाशमी के लिए बहुत ज्यादा तालियां। फबिया, सो गुड टू हैव यू। Thank you so खातिनों much. हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और उस गुफ्तगू में इंक्लूड करेंगे फबिया हाशमी को। डोंट गो एनीवेयर, विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां भाई। हमें आज की जो एपिसोड है ना, इट हैज़ टू बी द टॉक शो की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एपिसोड्स, बिकॉज आज हम टैलेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए हैं हमारे शो के ऊपर, बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट आपने देखा है हमारे शो के ऊपर। लेकिन इन 3 आर्टिस्ट को, 4 आर्टिस्ट को, अभी अरमान थोड़ी देर के लिए गए हैं, वो हमें वापस ज्वाइन करेंगे। बट इन टैलेंटेड आर्टिस्ट को यहाँ पे अपने बीच में मौजूद देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यकीन है कि आप लोग भी बहुत खुश हो रहे होंगे इनसे मिलके। फबिया, जैसे हमें शहीरा ने और कलीम ने अपने बारे में बताया, मैं चाहूँगा कि आप भी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें खुद दें। ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हाल ही में फबिया को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है एट द लक्स स्टाइल अवार्ड्स।
तालियां। बाकी ओवर टू यू, बाकी Thank अपनी you so तारीफ आप much. खुद बताएं। It's been 5 years since I started my music journey. In 2018 I started. Basically I'm singing from 11 years old. लेकिन क्योंकि वो सिर्फ स्कूल की हद तक था, बस उसी लिमिट में मैं करती थी। वहाँ पे नेशनल सॉन्ग्स हैं, नात पढ़नी है, वो सब मैं करती थी। लेकिन उसके बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ मेरे अंदर है और मुझे इसको आगे लेके जाना है, मुझे इसको परस्यू करना है। फैमिली से उस वक्त लगता नहीं था इजाज़त मिलेगी। बाबा वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा हुआ था कि नहीं, पढ़ाई से ध्यान हटना नहीं चाहिए, और मैं शुरू से बड़ी अच्छी बच्ची थी पढ़ाई में। अच्छा चलता रहा, लेकिन वन डे आई गॉट टू नो अबाउट द ऑडिशंस दैट वर गोइंग ऑन इन पीटीवी। पीटीवी ओके। वहाँ से मैंने शुरू किया था इन 2018 ऑफिशियली। फिर मैंने म्यूज़िक को अपने स्टार्ट किया था, और फिर डिफरेंट ऑडिशंस दिए, डिफरेंट शोज़ किए। जिस तरह एक्टिंग में ऑडिशंस होते हैं उस तरह क्योंकि म्यूज़िक में भी होते हैं, जगह जगह जाना पड़ता है, आपकी ख्वारी ये वो, बहुत किया वो सब काम। उसके बाद मैंने एक TVC किया, और जब मुझे मेरा फर्स्ट OST मिला था, आई गेस नोबडी नोज अबाउट दिस हियर, मैंने गुस्ताख किया था OST, एक्सप्रेस चैनल का ड्रामा था। तो 2 लाइनें हो जाए ना, माइक भी है आई बिलीव आपके पास तो। बिल्कुल बिल्कुल। जलती है जुनूं की आग कोई, दिन रात ही मेरे सीने में, फूंक दूं जहां इस आग में तो आए फिर मजा ऐसे जीने में। अरे जबरदस्त, थैंक यू भाई। एक शानदार राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, जिसने आपको फबिया को भी चांस दिया, शहीरा को भी दिया, कलीम को भी बड़ा रोल दिया। भाई एक्सप्रेस के लिए बहुत ज्यादा तालियां। देखें, हमेशा कामयाबी उनको मिलती है जो दूसरों के लिए कामयाबियों के दरवाजे खोलते हैं और उनके लिए रास्ते आसान करते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो ये आपने OST किया, उसके बाद की जर्नी, फिर अवार्ड तक कैसे पहुंची आप? अवार्ड तक मैं इस तरह पहुंची कि 2021 में मैं आई यूज्ड टू पोस्ट माय कवर्स ऑन सोशल मीडिया। तो इसी तरह मैं पोस्ट कर रही थी, एंड दैट्स हाउ नबील कुरैशी डिस्कवर्ड मी, and he texted me one day saying, Fabiha, we have an upcoming film, it's called Khel Khel Mein, and we have one song, it's a song which has a group of singers, तो आपको हम चाह रहे हैं कि आप भी वहाँ आएँ और आप गाएं आके, पहले आप ऑडिशन दें। अच्छा, मुझे था कि ओके आई हैव टू वर्क विद हिम एज वेल, ही इज़ अ बिग नेम ऑफ आवर इंडस्ट्री। मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, और लकीली मेरी आवाज़ कैरेक्टर से इतनी अच्छे से मैच हुई और आई गॉट सिलेक्टेड। मैंने कैरेक्टर इज सज्जल? No, it's not Sajal. It's a character from because वहाँ पे 3 कंट्रीज से लोग आए हुए उस वीडियो में, तो वो बांग्लादेश का एक कैरेक्टर था, तो उनका नाम जहरा नवाब है। वो तो 2 लाइनें उसकी भी हो जाएं फिर। बिल्कुल। ओके। अरे जा रे जा, चल भी न सका 2 कदम भी साथ हमारे, कहता था हमें का कर कसमें हम एक फलक के तारे। सुन सुन के सारा झगड़ा हमारा, अब तो दुनिया भी हो गई है बोर। चल चल के पुरानी राहें, अब तो सब थक गए यार, नई सोच के पर लगा के उड़ के देखे एक बार। चल चल के पुरानी राहें, अब तो सब थक गए यार, नई सोच के पर लगा के उड़ के देखे एक बार। थैंक यू। अब आपने गाया ना तो सबको याद आ गया होगा कि ये गाना है और आपने गाया, तो फिर आपको माशाल्लाह अवार्ड मिला, और तब से लेके अब तक आप यू आर गोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो आपने रजिया के दोनों गाए, दोनों ही बड़े जबरदस्त हैं। थैंक यू सो मच। तो अब आगे क्या है, हाउ इज द फ्यूचर लाइक? म्यूजिक को ही परस्यू करना है, पढ़ाई चल रही है साथ साथ। अच्छा, पढ़ाई भी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे माशाल्लाह, क्या पढ़ रही हैं? कंप्लीटेड माय A levels। A levels किया अभी? यार तालियां भाई। और अभी इन साइकोलॉजी आई एम गोइंग टू परस्यू माय डिग्री। माशाल्लाह। लेकिन अभी वो स्टार्ट हुई नहीं है, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। तो अभी जब तक मुझे वक्त मिला हुआ है, मैं म्यूजिक को प्रॉपर टाइम दे रही हूँ। बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पता है, बैलेंस करना म्यूजिक और पढ़ाई को एक साथ, लेकिन अब तक तो जा रहा है। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। देखें कितनी जबरदस्त आज हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तीनों जो एक्टर्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं, कलीम, शहीरा, फबिया, जो कि सिंगर हैं। जो टैलेंट होता है ना,
उसको कोई नहीं रोक सकता। ये आप लोग भी जो घर पे भी बैठे हुए हैं, आप लोग जो ऑडियंस में भी बैठे हुए हैं, किसी भी चीज़ को लगन से अगर आप परसू करें तो कई जैसे तैसे करके रास्ते आपके खुल जाते हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। सो गुड टू हैव यू हियर फबिया। मूविंग बैक टू यू शहीरा एंड कलीम, अब रजिया के बाद से क्या तब्दीली आई है भाई? कोई स्क्रिप्ट शिफ्ट और मिलने शुरू हुए हैं? क्या सीन है? चेहरे पे तो बड़े मजे के एक्सप्रेशंस हैं यार। नहीं है सच, किसी ने कॉल तो नहीं की। अच्छा। हाँ जी, तारीफें बहुत हुई हैं लेकिन काम में कोई तो वो तो जाहिर सी बात है करते रहेंगे ये लोग, लेकिन कॉल नहीं आई कोई कहीं से। मुझे लगता था कि शायद कुछ हो हलचल, कुछ हलचल अभी तक नहीं हुई। ड्रामे को लेकर हुई है, कैरेक्टर को लेकर थोड़ा सा अभी तक। हाँ जी शहीरा, आपने रजिया का रोल प्ले किया यार, इंडस्ट्री की तरफ से कैसा? वो खुली बाहों से उन्होंने आपका इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां कोई निछावर की आप पे? उन्होंने बंद बाहों से भी अभी तक इस्तकबाल नहीं किया और कांटों को भी निछावर नहीं किया है मुझ पे, अभी तक कांटे भी निछावर नहीं किया है। मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं इंडस्ट्री की तरफ। देखिए, मुझे हर एक डीएम, हर एक कमेंट पढ़ा है मैंने जो रजिया के लिए आया है। दुनिया भर में से मैसेजेस आ रहे हैं, फिनलैंड, इंडिया, डेनमार्क, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। ऑडियंसेस के आ रहे हैं, इंडस्ट्री के नहीं आ रहे हैं। तो एक वन वर्ड अगर मैं आंसर आपके सवाल का करूँ तो नहीं, नो। यार ये दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि मैंने भी रजिया को देखा, उसके ऊपर बात भी की, रिव्यू भी किया। मुझे भी पूरी दुनिया से रजिया के ऊपर फीडबैक मौसूल हुआ, मैंने खुद देखा। जैसे आप लोग बता रहे हैं, आप लोगों को भी अप्रिसिएशन के मैसेजेस आए, आपको अपनी सिंगिंग के ऊपर फीडबैक मिला। तो ऐसा क्यों होता है भाई कि हमारी इंडस्ट्री खामोश हो जाती है? क्या प्रॉब्लम है? जब टैलेंट नजर आ रहा होता है और इतना खुल के सामने नजर आ रहा होता है, तो क्यों हम उसको इनकरेज नहीं करते? क्यों हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते? क्यों हम उसको थोड़ा सा दिलासा नहीं देते, आगे पुश नहीं करते? उल्टा हम खींचते ही हैं लोगों की टांगे। तो मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्री के वो लोग जो टैलेंट को समझते हैं, टैलेंट को मौके देते हैं, ये देखें इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लीज इन पे भी कोई नजर करम अपनी करें, और कोई करे ना करे, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह एक्सप्रेस पे मूविंग फॉरवर्ड आपको मजीद काम मिलेगा। तो एक्सप्रेस के लिए तालियां। आयरनी ये हमारी इंडस्ट्री की, इवन रियल लाइफ में जो लड़के लड़कियां हैं उनमें भी यही सीन चल रहा है कि गर्ल्स आर लाइकिंग बैड बॉयज ओनली। हाँ, तो ऑडियंस भी हमें बैठे हुए ना, इतने सारे लड़के लड़कियां बैठे हैं, इनका पर्सपेक्टिव लेते हैं। हाँ भाई, आप लोग क्या जी आपने हाथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शारिक है। जी शारिक। सर इस टॉपिक पे बात करनी थी आपसे। करो ना यार, मैं तो चाहता हूँ करो इस पे बात। सर आजकल लड़कियों को वही लड़के पसंद है, हाँ, जो इमोशनल सपोर्ट देते हैं, सब साथ देते हैं, बट आखिर में वही लड़के उनके बच्चों के मामू बन जाते हैं। जैसे कि रजिया ड्रामे के अंदर मन्नू बन गया। अबे यार, कलीम में से मन्नू क्या मामू बन गया? नहीं मामू बन गया ना, क्या बना? नहीं मैं इनकी बात का आंसर देना चाहूंगी। देना, आपको कौन रोक सकता है? भाई देखिए, इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। उनको देख के भाई बोले, मुझे क्यों भाई बनाने? ऐਵੇਂ ही काम का आपस के बर्थडे में देखिए, मुझे क्यों मामू बना रही हैं आप? बहुत जरूरी है, लेकिन बर्थडे आपके आपस में, मुझे कोई शौक नहीं मामू बनने का भाई। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना फट्टू भी नहीं होना चाहिए। थोड़ी तो एग्रेशन दिखाए ना, हमें नहीं बट हमारे लिए। ये तो फड्डे शुरू हो गए भाई, फुल ऑन यार। क्या आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर? और कोई भी क्या? हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आपका समीर क्या है। नाम था? पहले बाजी को दो माइक। मायरा। मायरा, 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 मायरा। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीर है। समीर जी। समीर, आप क्या मार्केट में लेके आए हो पॉइंट ऑफ व्यू? मार्केट में ये लेकर आया हूँ, ये आप ही ने कुछ कहा है, माइक तो ऊपर मैं रखो, उनकी- माइक। हाँ, आप ही ने कुछ कहा है तो मैं इनकी बात का कुछ जवाब देना चाहता हूँ। तुमने पहले ही आप ही बना दिया। ये अच्छा है, अच्छा है। इस बच्चे के लिए तालियां यार। इसने कहा कि मायरा को आप ही बना लो बस। क्या कहें? पास में बैठे हैं ना इसलिए। हाँ। पॉजिटिव रहकर भी एग्रेशन दिखा सकते हैं, मगर वही लड़कियां जो होती हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं जो उनका कटवा देती हैं। पत्ता कटवा देती हैं? क्या कटवा देती है? हैं, पत्ता जो होता है कटवा देती हैं। पत्ता कटवा देती के रिलेशनशिप। अच्छा, औरत ही मतलब औरत की दुश्मन होती है। फिर बाद में देखते हैं कि उनके ही भाइयों से उनकी शादी हो रही होती है। हैं? किनके भाइयों की किनसे शादी हो रही होती है? जो कटवा देती है ना पत्ता।
समीर यहाँ आओ, समीर यहाँ आओ मेरे पास, मेरे पास आओ, मेरी जान के टोटे, बैठो यहाँ पे, और मेरे पास इधर आओ, बैठो। कैसे हो तुम? नाश्ते में क्या खाया था आज? माइक हैं? चाय पराठा खाया था। चाय में अम्मी ने कुछ डाल तो नहीं दिया था? कुछ भी नहीं डाला, चीनी डाली थी। चीनी डाली थी, अच्छा, इसीलिए ये बातें करो। ठीक है, किसके रिश्तों की बात कर रहे थे? किसको? जैसे रिलेशनशिप में होता है ना, हाँ। लड़कियां आपस में, दोस्त यार आपस में बैठ के बातें करती हैं। ठीक है, तो उन्हीं लड़कियों के भाइयों से दूसरी दोस्तों की शादी। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो? जैसे दोस्त की ही बहन से शादी हो जाती है उसकी। दोस्त की बहन से शादी, फिर उनके हालात कैसे होते हैं उसके बाद? वही होते हैं जो माहौल में चलता है। ठीक है, थैंक यू समीर। समीर के लिए तालियां यार, समीर ने बहुत अच्छा। ये सुनने को शायद मज़ाहिया बातें लग रही हों, लेकिन आई थिंक दिस इज वेयर रज़िया हैज़ प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी सोच जो कि सोसाइटी में नॉर्मलाइज हो गई है, उसको रज़िया ने चैलेंज किया है। वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स एंड फेवरेट डायलॉग्स इस जब रज़िया का रिश्ता तय हो जाता है और उसको त्याग दिया जाता है, सज़ा होती है, तो रिश्ता तो नहीं होता, सज़ा उसको सुना दी जाती है, तो बाप कहता है कि बेटे के जनाजा पढ़ने से बेहतर है, या बेटे की लाश के ऊपर आंसू बहाने से बेहतर है, इस बात की तो तसल्ली रहेगी ना कि यार जिंदा है बेटी जी। सो आपने क्या किया कि ये जो थॉट प्रोसेस है कि बेटी की सांसें चल रही है ना, तो बस सब ठीक है, उसके ऊपर जुल्म क्या हो रहा है, मेंटली वो किस तरह से अब्यूज हो रही है, फिजिकली तो चलो एक आपको नजर आता है, और इस केस में तो फिजिकली भी कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, बट ज़हनी तौर पे जो मर्जी उसके साथ हो जाए, मुआशी तौर पे कुछ भी हो जाए, कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक छोड़ो नहीं छोड़ो, बस सांसें चल रही हैं, दैट इज इनफ। एज इफ पिंजरे में कैद कोई जानवर हो, चल रहा है, सांसें चल रही है, तो सब ठीक है। भाई रज़िया के लिए बहुत तालियां यार, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं रज़िया में, बहुत सारी ऐसे सीक्वेंसेस हैं, डायलॉग्स हैं। बल्कि मैं आप लोगों से अगर जल्दी जल्दी पूछूं तो आपका फेवरेट सीन या फेवरेट डायलॉग क्या था कलीम? आखिरी वाला? नहीं, फिर अकाउंट खोलना है तेरे दिल में। अरे थोड़ा सा परफॉर्म करिए, अपने एलिमेंट में हो जाए। कौन सा कैमरा कलीम का? वो दैट इज योर कैमरा, कैमरे में देख के। अच्छा, अकाउंट खोलना है तेरे दिल में, एडमिशन फॉर्म मिलेगा। अरे वाह, हाँ जी शहीरा, आपका फेवरेट डायलॉग क्या है? बल्कि मैं तो शहीरा के तारीफ में ये बात कहना चाहूँगा, जो आखिरी एपिसोड है उसके जो शुरू के 25 मिनट हैं, कोई डायलॉग नहीं है भाई, इस लड़की ने इतना ज़बरदस्त वो परफॉर्म किया है, सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से, सिर्फ अपने चेहरे के तासुरात से, बगैर कुछ बोले, जो रज़िया की ज़िंदगी में जो मुश्किलात, जो चैलेंजेस, जो तकालीफ हैं, उसको इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रे किया भाई। उस एक आखिरी एपिसोड के जो 20 मिनट है उसके लिए बहुत बहुत तालियां। बट कोई डायलॉग आपका फेवरेट सीन क्या था? डायलॉग तो नहीं, दो सीन्स सबसे मुश्किल रहे। एक तो वो सीन था जब मैं कमरे में सब जला के अपने आप को बंद करती हूँ, उस सीन में स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था कि मुझे रोना है, मुझे रोना आ नहीं रहा था, ठीक है, वो जो थपकी दी अपने आप को। हाँ, तो वो फिर मैंने मोहसिन सर से बोला कि ये करके देखते हैं कि मैं मारूं अपने हाथों को ज़मीन पे एंड देन अपने ही आप को कंफर्ट करूं, क्योंकि उसको बचपन से कंफर्ट नहीं मिला, तसल्ली नहीं मिली, तो वो हमने एक्सपेरिमेंट किया एंड दैट केम आउट रियली वेल। ब्यूटीफुल। सो दैट वाज वन सीन। और दूसरा सीन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जो बेटी की पैदाइश पे मिक्स्ड इमोशंस दिखाने थे, रोना भी था और खुशी भी थी। वो भी बहुत वेरी नेचुरल। अच्छा जी, आपने तो रज़िया देखा ही है, आपने तो गाना गाए, तो एक गाना आपने सुना दिया, क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो एक और गाना अगर दूसरा भी कुछ हो जाए बोल उसके भी। बल्कि मैं इससे पहले कि हम गाने की तरफ जाएं, ख्वातीनो हज़रात, गाने के फौरन बाद हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अपने बहुत ही अल मशहूर सेगमेंट बाजी सब जानती है उसके साथ वापस आएंगे। और आज का जो बाजी सब जानती है वाला सेगमेंट है वो बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ बहुत ख़ास नाम हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं आजकल, उनके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, उन नामों का ताल्लुक क्रिकेट से है, तो अगर आप आजकल वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं, मैचेस को फॉलो कर रहे हैं, और बिलखुसूस जो टॉप के प्लेयर्स हैं वर्ल्ड कप के, कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स नाम, अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तो ये सेशन आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सो ओवर टू फबिया नाउ। जी फबिया जी, बल्कि यहाँ है ना, एक जाते जाते ब्रेक से पहले आए जी, आए प्लीज, फबिया को ज्वाइन करें।
एक दिल शहर का राजा था, एक ख्वाब शहर की रानी थी, गुम छोटी छोटी खुशियों में छोटी सी जिंदगानी थी। फिर कहर डला और जबर हुआ, दिल टूटा और ख्वाब मरा, राजा ने छानी खाक सड़कों की, कब्र बनी रानी के सारे सपनों की। इतनी सी बस ये इश्क कहानी थी। Well done, fantastic. अभी तक पैसे दे रही हो? हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। 100 की रतियां खत्म नहीं हुई अभी तक? नहीं अभी बहुत है। वेलकम बैक ख्वातीनो ज़ात, दिस इज द टॉक शो। आई हैव विद मी सुमेरा फारूक। सुमेरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बाजी बड़ी मशहूर हो गई हैं आप, सब कह रहे हैं यार, सब जानती हैं। कोशिश है जानने की थोड़ी बहुत। मैं इतना ज्यादा फीडबैक आ रहा है, मैंने सोचा आज का जो हमारा सेगमेंट है इसको कोई मुख्तलिफ तरीके के साथ हम करते हैं। आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, बताना पड़ता है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, लोग देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उससे जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहता था कि यार एक दो नाम है, अगर आप कुछ हमें बता सकें उनके सितारों के हवाले से कि आजकल उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जरा समझ लगेगी कि ये जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं इसके पीछे भी क्या ताल्लुक हो सकता है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का, पाकिस्तान के एक मायानाज बैट्समैन है, पाकिस्तान के टीम के कप्तान हैं, स्किपर हैं, दुनिया उनको जानती है, दुनिया उनको मानती है, बाबर आजम। बाबर आजम के सितारे आजकल क्या वाकई में गर्दिश में? बिल्कुल बाबर आजम के सितारे गर्दिश में। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सबको। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा 1-2 टीम्स बनी हुई हैं अगेंस्ट बाबर आजम एंड टीम बाबर आजम। तो ये डिस्क्लेमर है कि जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो हमारे ओपिनियंस नहीं हैं। हमें भी मैं बाजी का नंबर, बाजी का इंस्टा हैंडल, बाजी के घर का पता तो नहीं, वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो भी फीडबैक है आपका बाजी के तज्जिए के ऊपर, आप बाजी तक डायरेक्टली पहुंचाइएगा। भाई बाजी बाजी के नारे लगते हैं, बिल्कुल, तो फीडबैक भी तो पहुंचना चाहिए ना डायरेक्ट आपके पास। फीडबैक जो है वो मैं जो कह रही हूँ मेरी ओपिनियन नहीं है। मैं किसकी ओपिनियन है फिर? ये तो चार्ट में लिखा है। अच्छा। सितारों में लिखा है। जो सितारों में लिखा है बाबर के, वो आप बताने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखा है सितारों में? सितारों में बाबर का अगर हम चार्ट देखें तो इनका चार्ट में बहुत ज्यादा पानी है, लाइक वाटरी चार्ट है। पानी है बहुत ही। वो शर्म से पानी पानी वाला पानी या कोई और तरह का? अब वो किसी भी तरीके से आ सकता है, शर्म वाला भी आ सकता है और बगैर शर्म वाला भी आ सकता है। तो यस बहुत सारा पानी है। बट पानी, सितारों में जब पानी होता है उसका क्या मतलब, क्या होता है उसका? बहुत डीप और डार्क किस्म के इमोशंस होते हैं। ये लोग थोड़े मिस्टीरियस किस्म के होते हैं। तो अगर आप देखें तो मतलब है कि वो खड़े हुए क्या सोच रहे हैं कोई कुछ नहीं जानता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं किसी के आउट होने के बाद या किसी को छक्का पड़ने के बाद, किसी को नहीं समझ आएगा ये क्या सोच रहे हैं। समझ में नहीं आएगा। लेकिन बाबर के बारे में अगर मैं कहूँ, बाबर सेट की बात करते हैं तो जो वाटरी चार्ट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जितना वो ग्राउंड में खेल रहे हैं ना, हाँ। उससे 3 गुना ज्यादा वो ग्राउंड से बाहर खेल रहे होते हैं। तो दे आर गुड प्लानर्स, दे कैन फील थिंग्स। और एक दफा उनकी किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का ये तज्जिया है जो क्रिकेट देखते हैं और फॉलो करते हैं कि बाबर प्लानिंग ही तो नहीं कर रहे। बाबर, आप कह रही है कि बाबर के चार्ट में या उनके सितारों में जो उनकी खसूसियत है वो ये कि वो प्लानिंग बहुत करते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ क्यों नहीं कर रहे। हम बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। तो बाबर की प्लानिंग जो होती है वो बहुत पर्सन सेंट्रिक, गेम को लेके नहीं प्लानिंग, गेम को लेके प्लानिंग नहीं होती। प्लस अगर उनको कोई बंदा नहीं पसंद या कोई स्ट्रेटेजी किसी और बंदे की नहीं पसंद तो वो पूरा गेम प्लान चेंज कर देते हैं और उनको अपनी हर चीज अपने तरीके से करने का शौक है। बाबर के अंदर मैं कहूँगी कि स्टबर्ननेस है और उसके साथ साथ रेजिलियंस भी बहुत है। अगर उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया, नाउ ही विल स्टैंड बाय इट, वो उसको चेंज नहीं करेंगे। अच्छा। तो ये जो उनकी खूबी है कह लें आप, या
कभी कभी मुझे तो खूबी नहीं खामी लग रही है। देखिए, कैप्टन होने में और अच्छा प्लेयर होने में बहुत फर्क होता है। कैप्टन के अंदर जिम्मेदारी से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी होता है, जो कि मुझे बाबर में लगता है कि थोड़े से वो इंटेंस हैं। बाबर के साथ अगर रिजवान का मूड खराब है और वो बाबर को ऐसे पकड़ेंगे और बात करना शुरू करेंगे तो बाबर का मूड भी खराब हो जाएगा। एनर्जी फौरन वो इम्बाइब कर लेते हैं। बिल्कुल, बड़े एम्पैथ किस्म के इंसान हैं, तो उनको कोई बहुत अच्छा एकदम से फील करा सकता है और बहुत बुरा भी एकदम से फील करा सकता है। तो आप, मैं अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका कहने का मकसद ये है कि obviously the sport is such that it's a team game, right? आपके साथ 10 और प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, फिर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। अगर कुछ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें तो बाबर बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से कर सकते हैं, एंड सिंस ही इज कैप्टन, तो बारिंग द फैक्ट कि वो बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, एक कैप्टन को फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, जो आप कह रही हैं सितारों के हिसाब से बाबर बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा कि बाबर के अंदर एक पीपल प्लीजिंग की भी एक थोड़ी सी है, तो उनको एक उनकी अपनी स्ट्रेटजी है और एक उनका जो सन लिब्रा में है वो क्या करता है, कोशिश करता है सारी चीज़ें ठीक ठीक चलें। तो ऊपर से सिचुएशन बड़ी स्मूथ नज़र आएगी आपको, सब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन इनसाइड द सिचुएशन उनको बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस या अगर हम कहें तो फ्रस्ट्रेशन फील हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबर कैन ईजिली गेट फ्रस्ट्रेटेड। नहीं, बट ये तो आपने बड़ी एक मुतजाद बात कर दी, वो इसलिए कॉन्ट्रडिक्टरी, अगर आपको मुतजाद का मतलब नहीं पता। जी, मुझे पता है कि एक तरफ आप कह रही हैं कि बाबर सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं और जो वो सही समझते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि वो पीपल प्लीजिंग भी हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी और की स्ट्रैटेजी है तो वो उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कैसे हो सकती हैं? तो कॉन्फ्लिक्ट ही तो यहीं पर आ रहा है कि ही कैन नॉट डिसाइड कि उन्होंने दुनिया को खुश करना है या अपने आप को खुश करना है। ओके। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जिसके अंदर प्लस बाबर को अपनी बात थोड़ी कम्युनिकेट करने का भी इशू है। बाबर बात करते हुए एग्रेसिव हो जाते हैं एकदम से, अगर आप देखें तो वो बिल्कुल एक, मैं जानता नहीं उन्हें, मैं आई कांट कमेंट ऑन दैट। अच्छा, हम बाकी लोग जो जानते हैं वो वाउच करेंगे, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको। बिल्कुल, और बहुत सारे वीडियोस, कभी कभी कुछ वीडियोस आती भी हैं तो आप देखेंगे कि बाबर गेट्स एग्रेसिव व्हेन ही इज टॉकिंग। और बाबर, ये डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं है? डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, मगर बाबर को पावर फील होती है जब वो किसी को ताने मारते हैं। अच्छा। तो जब वो, और वो मजा ये तो अच्छे, मुझे भी होती है कभी कभी यार। बिल्कुल। इसमें क्या बुरी बात है? उनको मजा आता है ताने मारने में, और जब वो ताने मारते हैं, तो इसका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बट जो ताने ले रहा है उसको तो नहीं ना पता कि वो कैसा बंदा है। हर कोई सही तरीके से ताने नहीं दे सकता। आप मुझे ताना मारेंगे, मैं तो आप कह रही हैं कि उनकी इस खसूसियत की वजह से गेम इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन गेम इम्पैक्ट होने की कोई और वजह भी है, बहुत सारी चीजें और भी है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हम इनकी तरह मजे के एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं ना। तो बाबर बड़े सीक्रेटिव किस्म के इंसान है। अच्छा। बाबर की सीक्रेसी में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जो कि कभी भी, या शायद उनके साथ जो बंदा रह रहा है उसको भी बाबर के बारे में सब नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबर की कोई एक सीक्रेट लाइफ है जो कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि क्या करते हैं वो। तो बाबर, जब आप वर्ल्ड कप से फारिग होके आए तो हमारे शो में आए, हम चाहेंगे कि यहाँ बैठ के आपसे बाजी कुछ सवाल पूछें। बिल्कुल। और उनकी सीक्रेट लाइफ के बारे में कुछ हम जानने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाबर का एक जो थोड़ा सा एक और इशू जो मैं कहूँगी, बाबर बात ठीक करते हैं कभी कभी, लेकिन वो मिसअंडरस्टूड होती है, लाइक लोग उसको गलत तरीके से परसीव करते हैं। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। बाबर को टाइम के साथ इस बात को सीखने की जरूरत होगी कि वो चीजों को सही तरीके से कम्युनिकेट करें। और क्या मतलब नीयत खराब नहीं होती, लेकिन somehow बात करने का तरीका is lost during translation। यस, वो जब एक्सप्रेस करते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। बस बाबर की एक बड़े मजे की, मैंने कहा था वो सीक्रेटिव हैं, तो आप देखें कि स्क्रीन पे भी आप देखें तो बाबर कभी भी हेड टू हेड किसी से बात नहीं करते। बाबर का हेड थोड़ा सा ऐसे होगा और बाबर ऐसे और जल्दी जल्दी बात करके भागने की कोशिश करते हैं। सो ही इज नॉट ऑन द स्क्रीन पर्सन, उनको बिल्कुल शौक नहीं है स्क्रीन पर आए। स्पॉटलाइट पसंद नहीं, स्पॉटलाइट नहीं पसंद। मैं तो इनको एडवर्टाइजमेंट्स भी जो मिलते हैं वो शायद पैसों की वजह से वो कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। लाइमलाइट का शौक बिल्कुल शौक नहीं है, और उनको सीक्रेट लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड। बिल्कुल, क्योंकि अब तो मैं भी हो गया हूँ कि क्या ऐसी सीक्रेटिव लाइफ होती है। यस। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट सराउंडिंग बाबर इस वक्त हम देख रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि विद इन द टीम देयर इज कॉन्फ्लिक्ट विद सर्टेन टीम मेंबर्स, कुछ ये कह रहे हैं कि जी मैनेजमेंट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो सितारों के हवाले से क्या आप बता सकती हैं कि बाबर की जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, या अगर नहीं बन पा रही किसी के साथ,
तो वो क्लोज उनके कॉलीग्स हैं जिनके साथ वो गेम खेलते हैं, या मैनेजमेंट है, क्या है, आप क्या बता सकती हैं? अच्छा, अगर हम ग्रैंड स्कीम में देखें तो एक टाइम पीरियड होता है लाइफ का जिसको बहुत सारे लोग ड्रेड करते हैं, डरते हैं उस टाइम से, उसको साढ़े सती बोलते हैं। क्या कहते हैं? साढ़े सती यानी 7.5 साल का एक पीरियड होता है जिसमें सैटर्न यानी शनि जो है वो आपके मून को क्रॉस करता है। ओके, 7.5 साल तक करता है? 7.5 साल तक नहीं करता, 2.5 साल एक जगह होता है, फिर 2.5 साल एंड देन 2.5 साल। तो अभी पीक पे वो पीरियड चल रहा है शनि वाला, बिल्कुल शनि बाबर का। जी। तो जिसको शनि भारी कहना कहते हैं, हम कह सकते हैं कि बाबर के ऊपर इस टाइम पे प्रेशर भी बहुत है और उनको अकेलापन भी महसूस होगा। इनफैक्ट उनकी शादी क्यों नहीं करे बाबर फिर? बाबर शादी इसलिए सितारों के मुताबिक, सितारों में भी लिखी होती है ना ये चीजें। या अच्छा, बाबर कैन नॉट ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। ओके, बाबर पहले अपने 2 + 2 = 4 - 502 करेंगे तो फिर शादी करेंगे। ओके, लेकिन बाबर के चार्ट में जो रिलेशनशिप का प्लैनेट है वो थोड़ा सा चल रहा है, वो खराब है। वो खराब है बिल्कुल। औरतों के मामले में उनकी कोई अच्छी लक नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि अगर उनके कभी कोई अफेयर्स रहे होंगे या कोई रिलेशनशिप्स रहे होंगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो क्या कि फीडबैक अब कहाँ से लूं मैं? बाबर तो नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, आपकी बातों को कोलैबोरेट भी तो करना है ना किसी ने। बिल्कुल। तो उनके इतने अच्छे नहीं चल सकते, या तो बहुत सीक्रेटिव चलते होंगे और वो कभी बाहर बताने की कोशिश नहीं करते होंगे। तो बाबर का जो रिलेशनशिप का प्लैनेट है that's not nice। वो डेट्रीमेंट। कॉन्फ्लिक्ट के वापस मैं आना चाहूंगा, मुझे बताया ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें पता चला ज़का अशरफ के साथ उनकी कहीं पे बात हुई कि जी ज़का अशरफ उनके फ़ोन नहीं उठा रहे, फिर उनकी प्राइवेट चैट लीक हो गई जिसमें उन्होंने कहा मैंने तो उनको कॉल ही नहीं किया। ये जो पूरा एक सिनेरियो चल रहा है मैनेजमेंट के साथ, तो अगर आप देखा जाए तो सितारों में आई वुड सपोज कि जो हायरार्की होती है, आपके जो बॉसेस होते हैं उनके साथ ताल्लुकात के बारे में भी कुछ होता ही होगा ना। तो उसके बारे में क्या बता सकती हैं? तो जो शनि है वो टास्क मास्टर है, अथॉरिटी है, और वो ही जो है इनको इमोशनली अब सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट आया है वो अथॉरिटीज के साथ आएगा। अच्छा, जिस के साथ भी अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट आया और वो थोड़े से पावर में बाबर से ऊपर हैं, बाबर हैज टू लर्न द लेसन कि थोड़ा ये टाइम होता है कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके बात मानने की कोशिश तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में बाबर की जिंदगी का जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो पीसीबी मैनेजमेंट की तरफ से ही आ रहा है एज पर द स्टार। बिल्कुल, उनके अथॉरिटी फिगर्स। अब वो पीसीबी मैनेजमेंट हो सकती है या कोई एक ऐसा अथॉरिटी फिगर भी हो सकता है जिसको शायद हम जैसे कि ज़का अशरफ साहब, मे बी आई कैन नॉट नेम बिकॉज कोई अथॉरिटी। भाई ये कोई हमें नोटिस ना भेज देना, सू ना कर देना। ये अभी एक सितारों को लेके एक साइंस है, एक शौक की हद तक एक जो इल्म है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कोई हतमी फैसला, हतमी नताइज नहीं है, इजी हो जाए हैं। अच्छा, एक मैं आपसे जो बात पूछ रहा था, तो इसका मतलब है कि बाबर का जो टीम मेंबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना कोई मेजर नहीं है। बाबर की लड़ाइयां भी बहुत हो रही है, प्रॉब्लम ये टीम मेंबर्स के साथ सितारों के मुताबिक। बिल्कुल, क्योंकि मार्स जो इनकी स्कॉर्पियो में है, तो मार्स ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो में और वहाँ 4 प्लैनेट्स हैं। तो मार्स जहां भी जाता है, मार्स इज अ वॉरियर प्लैनेट। तो सबके साथ लड़ाइयां हो रही हैं, सबके साथ लड़ाइयां, और उनको कभी कभी खुद भी नहीं पता चल रहा कि वो किससे लड़ रहे हैं। तो यार कोई उनको कंफर्ट देने वाला नहीं है कोई सितारों में? आई थिंक कि उनको थोड़ा सा रिलेशनशिप आप कह रही हैं उनका नहीं बन सकता, मैनेजमेंट के साथ उनके फड्डे चल रहे हैं। नहीं बन सकता, मैंने कहा कह रही है ना कि बहुत अच्छी किस्मत नहीं है उनकी रिलेशनशिप को लेके। प्रॉब्लम है, अथॉरिटी के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, टीम के विद इन भी लड़ाइयां हो रही है, तो कंफर्ट कहाँ ढूंढे बाबर यार? बाबर 32 के बाद थोड़ी सी उनकी लाइफ में कंफर्ट आनी शुरू होगी। अबे तो 32 तक वो क्या करेंगे? अब बर्दाश्त करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो ये तो उनके करियर को नेगेटिव। तो आप कह रहे हैं उनको लड़ाई करनी चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो ऐसी हैं कि उनके करियर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पे सीखने की जरूरत है। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। एक और चीज़ जो कि मुझे अभी डर है जिस चीज़ का, वो ये है कि अभी केतु उनके सन के ऊपर से ट्रांजिट करने वाला है। जब भी ये ट्रांजिट होता है तो आपकी कोई पब्लिक रेपुटेशन खराब होती है, या कोई हम कह सकते हैं कि उनका कोई कैप्टनसी जाने के भी चांसेस यहाँ पे। आप तो उनको जानते नहीं थे, आपको क्या हो रहा है? हमारे टीम के कप्तान तो है ना यार। देखिए, कप्तान हमेशा के लिए नहीं होता। इट्स समटाइम्स इट्स अ गुड टाइम टू स्टेप डाउन और बाकी लोगों को जो है मौका देना। तो आप कह रही हैं कि सितारों के मुताबिक उनके कैप्टनसी जाने का भी चांस है, और उनकी परफॉर्मेंस को भी, क्योंकि और ये तो जो आप बात कर रही हैं कि पब्लिक एक रेपुटेशन, वो ऑलरेडी बहुत सारे क्वार्टर्स में बात हो रही है कि जिसे मैं अग्री नहीं करता, बट अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स आर सेइंग कि बाबर इज नॉट एज ग्रेट ऑफ अ प्लेयर
as people have made him out to be. Yes, तो ये एक रेपुटेशन को लेके ऑलरेडी उनके ऊपर हो रहा है. यस, क्योंकि उनके जितने भी अगर आप देखें तो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, उनको हार्ड वर्क का बड़ा शौक है, स्ट्रेटजी करने के साथ भी वो काम करते हैं. बट अगर इमोशन EQ जिसको हम कहते हैं, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, वो उनका थोड़ा सा बहुत ज्यादा इमोशनल, उसको कंट्रोल में लाने की तो ये वाइल वी एट इट अथॉरिटी की बात हो रही है, तो ज़का अशरफ साहब के बारे में कुछ आप बता सकती हैं हमें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? ज़का अशरफ साहब के चार्ट के अंदर जो है परफेक्शनिज्म का और सेल्फ राइटियसनेस का एक सिग्नेचर है. अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, बाकी सारे गलत. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तो उनकी एज ऐसी है कि अगर हम देखें उनकी एज में तो उनको लगता है कि उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, तजर्बा उनके पास है, और मुंह पे बाल नहीं सफेद किए उन्होंने. बिल्कुल, और उन्होंने सब डिसाइड करा हुआ है. लाइक उनके दिमाग में जो चीज आ गई है वो आ गई है, अब वो उसको चेंज नहीं करेंगे. बट बहुत रिजिडिटी है. प्लस अगर आप देखें तो करंटली चीजें शिफ्ट हो रही हैं. क्रिकेट टोटली आप देखें कितने सारे रूल्स चेंज हो गए. आई डोंट नो कि आप देखते हैं नहीं देखते, बट बहुत ज्यादा बाजी सब जानती है, हम कुछ नहीं जानते. नहीं, आप बिल्कुल जानते होंगे, हमें कुछ नहीं पता क्या. नहीं, बिल्कुल आप जानते होंगे. तो इनका थोड़ा सा ये है कि ज़का अशरफ साहब थोड़ा सा सेल्फ राइटियस किस्म के इंसान हैं, जिनको हर चीज़ परफेक्ट लगती है. तो मसला ये है बाजी के अपना बाबर आजम भी फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, और जो अथॉरिटी फिगर है उनके ऊपर वो भी फ्लेक्सिबल नहीं है. तो ये समझ लें कि दो शेर आपस में आमने सामने हो गए हैं. बिल्कुल, और कोई भी बैक डाउन नहीं कर रहा. बिल्कुल. तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, और इस वजह से अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्लेयर्स की गेम है वो भी इम्पैक्ट हो रही है. और बॉडी लैंग्वेज से, वैसे आप क्योंकि साइको एनालाइज कर लेती हैं बॉडी लैंग्वेज से भी, जो हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज है उससे क्या ये बात कुछ नजर आ रही है, महसूस होती है? बिल्कुल पता चल रही होती है कि आपको कोहेरेंस नहीं है टीम के अंदर. जो कोहेरेंस होती है कि अब हमें याद है जब टीम, there's also a lot of stiffness I feel. Yes, everybody feels like they've been boxed into something. Yes, and like they're walking on the eggshells कि कुछ हो गया, अब गलत हो गया. तो अगर आप देखें तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे नजर नहीं जो आता. मुझे फखर जमान में आया कॉन्फिडेंस नजर. उनकी शॉट्स में ऑब्वियसली आई कुड सी दैट थोड़ा सा उनमें वो दलेरी वाला एलिमेंट है कि वो डरे हुए नहीं है किसी से. बाकी सबको जब आप परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा भी जब परफॉर्म करें, ऐसा लगता है कि समथिंग इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम गोइंग all the way to max 200. Okay, फखर जमान के चार्ट में जो है अच्छा, फखर का भी चार्ट देखा हुआ मैंने सरसरी सा देखा था, तो उनको अथॉरिटीज की काफी सपोर्ट है. अच्छा, जाने से पहले थैंक यू, आपने हमें इतनी जबरदस्त इंसाइट दी. और एक और बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, मैं उनको खुद भी जाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ, आप सब लोग भी बहुत पसंद करते हैं, विराट कोहली जी. ये उनके सितारों में क्या चल रहा है? आज मैं ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा पूछूं आपसे. विराट कोहली के सितारे उरूज पर हैं और मजीद उरूज पे भी जाने के इम्कानात हैं. उनका ओके गुड सीन है. उनका गुड सीन इसलिए चल रहा है क्योंकि उनका जुपिटर रिटर्न होने वाला है, जिसमें ऑफ कोर्स उनको और ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मे बी उनके और बच्चे भी हो जाएं. और ये तो आप देखें पेज 3 न्यूज़ पढ़ के आप सुना रही हैं हमें. ये तो मुझे पता चला कि आप देखती रहती हैं इधर उधर. बट उनके पास पैसा और गेम पे रहेंगे, गेम पे. बिल्कुल. खवातीन क्या, सॉरी वापस जाएंगे खवातीन. क्या कह रही? उनके पास खवातीन के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने के. खवातीन के थ्रू अपॉर्चुनिटी? जी, ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है? ये होती है अपॉर्चुनिटीज, आपको जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी. हाँ, ये कैसे अवेल की जा सकती है अपॉर्चुनिटी? उसके लिए हम एक प्राइवेट सेशन करेंगे. ये बाजी कुछ ऐसी बात की तरफ, सीक्रेटिव लाइफ की तरफ जा रही है. बट विराट का अच्छा है, आप कह रही हैं सितारों के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में जो हम देखते भी आ रहे हैं. आई थिंक विराट इज गोइंग टू लीव ऑन अ वेरी हाई नोट, जो कि उनके चार्ट्स बताते हैं. तो बहुत अच्छा. कोई वर्ल्ड कप से रिलेटेड और कोई प्लेयर्स या किसी के बारे में कोई इनसाइट आप शेयर करना चाहती हैं? नो, आई थिंक दिस इज इनफ. और प्लस प्रेडिक्शंस यूजुअली लोग कर रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं कर रहे होते. मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान का अपना जो चार्ट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है फिलहाल. आई होप पाकिस्तान एज इन हमारा एज अ कंट्री, तो हमें इस तरीके के छोटे मोटे शॉक्स जो हैं वो लगते ही रहेंगे, और थोड़ा सा अभी टर्बुलेंट टाइम. ठीक है. थैंक यू सो मच सुमेरा, ऑलवेज फॉर योर इनसाइट. ख्वातीनो हज़रात, एक छोटी सी बात मैं इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े कहना चाहूँगा. इट्स ऑल फन एंड गेम्स. हमने जो भी गुफ्तगू की, एक साइंस है, एक इल्म है जो सुमेरा जिसमें काफ़ी 11-12 साल से उसको स्टडी करी है, उसके मुताबिक हमने बात की. हमने कोई प्रेडिक्शन नहीं दी, सिर्फ सितारों के और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से पर्सनैलिटी के चंद जो एस्पेक्ट्स हैं उनको उनके हवाले से कोई डिस्कशन की है.
तो इट्स ऑल इंटेंडेड फॉर फन एंड इसमें से अगर कोई लर्निंग हो सकती है तो क्यों नहीं, अगर कोई बेहतरी आ सकती है, कोई बात सुन के, कोई मशवरा सुन के, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल हमारी ख्वाहिश है और हमारी उम्मीद है कि हमारी इन बातों से किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई होगी। हम आप सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम बिलखुसूस अपनी टीम से, अपने स्टार से सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इवन जो PCB की मैनेजमेंट है हमारी, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। तो वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। शुक्र है ये सारी बातें बोल दी हैं, कवर अप करना है। आई लव बाबर, वी लव बाबर आजम, हु डजंट लव बाबर आजम? बाबर आजम के लिए तालियां भाई जोर से। Of course we love Babar Azam and we support our cricket team. Yes. चाहे वो जीतते हैं चाहे वो हारे, वो हमारे लड़के हैं, वो वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग टाइम्स में परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, वहाँ पे जाके हमारे मुल्क की खातिर हमारे झंडे को अपने सीनों पर तान कर हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि वी होल हार्टेडली सपोर्ट द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ख्वातीन हज़रात, आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। अच्छा भाई, अभी हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है, सीधी बात नो बकवास। कुछ पहेलियाँ रिडल्स हैं जो हमारी स्क्रीन पे चलेंगी और आपने उनका 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब बूझना है, ठीक है? तैयार हैं आप तीनों? लो भाई, कलीम आपसे शुरू करते हैं। पहली पहेली, वो क्या है जो नाक के आगे और कान के पीछे होता है? 5 4 नून। ओए क्या चले जी, शहीरा आपकी बारी। वो क्या है जिसकी आंखें नहीं फिर भी रोता है, पर नहीं लेकिन फिर भी उड़ता है? 5 नो आइडिया। कोशिश तो करें। नो आइडिया, रियली नो आइडिया। यार ये क्या है यार? बादल उड़ता है ना यार। अच्छा था, नहीं उड़ता? ये बढ़िया था। सोचे आप लोग। चलें भाई, तीसरा, अरमान आपकी बारियां। वो कौन सी चीज है जिसे ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ कानों से पकड़ सकते हैं? अरे 5 4 3 कानों से पकड़ सकते हैं? नहीं, कान ना छू सकते ना देख सकते। कानों से पकड़ सकते हैं। क्या हो गया यार आप लोगों को? आवाज। चलें भाई, अगला। ये इजी था। कलीम आपकी बारियां। वो कौन सा जानवर है जो अंडे और दूध दोनों देता है? जानवर नहीं है, जानदार है। वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध दोनों देता है? 5 4 जानदार, जानवर नहीं। हाँ, बेकरी वाले अंकल। बेकरी वाले, बेकरी वाले दुकानदार। वो शहीरा ने बताया। शहीरा ने बताया। चीटिंग। अच्छा चलो, शहीरा इज प्लेइंग स्मार्ट ना। अब शहीरा की बारी। अले भाई, वो कौन सी चीज है जो उल्टी करे तो हाथी और सीधी करे तो ऊंट जैसा? उल्टी करे तो हाथी, उल्टी करे तो हाथी और सीधी करे तो ऊंट जैसा। 5 उल्टी करे तो हाथी, सीधी करे तो ऊंट। कम ऑन यार। अरे यार, लोट। अबे है ना, लोटा नहीं देखा आपने कभी? अच्छा सही है यार। साबुन। चलो भाई आगे। यार, वो कौन सी चीज है जो कान से निकाली जाती है और इसे हम खा लेते हैं? कान। नमक। हाँ। ये नहीं करेंगे आप लोग? कान से निकाली जाती है क्या? नमक। भाई ऑडियंस बीच में इंटरप्ट नहीं करेगी, ठीक है? चलो भाई अगला। चलो, वो कौन सी चीज है जो हर वक्त आपके साथ होती है लेकिन फिर भी आप इसे कहीं न कहीं छोड़ कर आ जाते हैं? हाँ जी कलीम। बाइक, गाड़ी है? छोड़ के आ जाते हो अपनी बाइक और गाड़ी? छोड़ के आ जाते हो। और अल्फाज, उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान। अरे यार कलीम,
चलो भाई अगला। अल्फाज। आपका वो कौन सा दुश्मन है जिसके आने पर आप तालियां बजाते हैं? आपका वो कौन सा Five. दुश्मन है? दुश्मन अरे यार अबे यार, ठीक है अगला। वो क्या है जिसका हेड भी वो क्या है जिसका हेड भी है, टेल भी है, लेकिन बॉडी नहीं है? बहुत सिंपल है। सिक्का। हाँ जी, अरमान के लिए तालियां भाई। वेरी इंटेलिजेंट। भाई शहीरा, यू हैव नॉट गेस्ड इवन वन। हाँ, मैंने ये सिक्का बोला था और ये दुकानदार वाले अंकल मैंने ही तो बताया था। अच्छा चलो अगला भाई। वो कौन सी चीज है जो उगती है, बढ़ती है, लेकिन जमीन में नहीं होती? 5 4 3 2 1। सबके पास होती है भाई। बाल। सुन के नहीं नहीं नहीं, नहीं, यार ये कुछ लोगों के पास नहीं होती है। नहीं, इनके पास तो है। चले भाई अगला। चाय में चीनी मिलानी है तो किस हाथ से मिलाओगी शहीरा? चम्मच से मिलाऊंगी। अरे वाह 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 वाह, वेरी यार अभी गुड। इसीलिए आ रहे हैं। चलो एक शहीरा ने जीत लिया भाई। हाँ। आखिरी। एक शख्स खुलेआम लोगों की जेब काटता है लेकिन इसको पुलिस नहीं पकड़ती, आखिर वो कौन बहादुर है? यार बताओ। मियां जी। दर्जी। सही है, शहीरा जीत गई। वाह भाई थैंक यू सो मच कलीम, शहीरा, अरमान, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। मुझे आज वाकई में बहुत खुशी हो रही है कि इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट आप जैसे हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं उसमें मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों से जो ये देख रहे हैं, बिलखुसूस उन लोगों से जो ये शो देख रहे हैं और आर इन सम सॉर्ट ऑफ पोजीशन ऑफ पावर विद इन द इंडस्ट्री, के टैलेंटेड लोग हैं, प्लीज़ इनके टैलेंट को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें। अगर कास्ट नहीं भी करना कोई बात नहीं यार, मेरे से नंबर ले लें, फ़ोन करके एक टेक्स्ट कर दें, मैसेज ऑफ अप्रिसिएशन वुड गो अ लॉन्ग वे। मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा आप तीनों मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें, और जाते हुए अगर कोई मैसेज आप लोग ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं तो प्लीज़ अरमान पहले आप बताएं। यार ऐसा कोई मैसेज तो नहीं है, लेकिन आजकल एक चीज़ चल रही है, फ़लस्तीन, हमारे मुसलमान भाई बहन, वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है। कुछ ना करें, बस आवाज़ उठा लें। सब दिल में कुछ भी कर सकते हैं, ट्वीट कर लें, डीएम कर लें, कुछ भी कर लें, बस उनके लिए दुआ कीजिए। और बहुत अच्छी बात है। शहीरा? बस अरमान की बात को आगे बढ़ाऊंगी। आई थिंक एक ग्लोबल कॉज है और इस कॉज के बारे में पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल जहां हम मौजूद हैं इस मौके की मुनासबत से सिर्फ ये कहूँगी कि अगर अच्छा मवाद बन रहा है, अच्छा कंटेंट बन रहा है तो उसकी पजीराई में अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए, उसको देखें, आप उसको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल सही बात है। कलीम? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जो हमारे अदाकार आगे आना चाहते हैं वो पढ़ कर आएँ प्लीज़, फ़ायदा रहेगा उनके लिए। वैसे आ तो जाएंगे लेकिन सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, तालियां भाई तीनों के लिए। वंस अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आज हमारे शो पे आए। आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार दोबारा से आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह ज़बरदस्त काम करते रहेंगे और हम आपको मज़ीद देखते रहेंगे। बट ऑन दैट नोट, इससे पहले कि मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ, रज़िया की कास्ट में और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, रज़िया की टीम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो ऐसा मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा कि हम उनको भी एक शाउट आउट ना दें। तो सबसे पहले तो मोहसिन अली जो कि राइटर और डायरेक्टर हैं रज़िया के, हिना अमान जो कि प्रोड्यूसर हैं और बड़ा क्लोजली उन्होंने रज़िया की टीम के साथ काम किया, हिना के लिए बहुत बहुत तालियां। और मैं एक सेकंड अपने फ़ोन से कुछ नाम देख के मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि रज़िया की कास्ट में देयर वर लॉट ऑफ ब्रिलियंट यंग एक्टर्स जिन्होंने अपना हिस्सा डाला। अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑफ कोर्स मायरा खान एज वेल, जो कि जिन्होंने नरेट की रज़िया की पूरी कहानी। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि आप लोग तालियां बजाएं मोहब मिर्ज़ा के लिए, मोहम्मद शेख के लिए, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। चाइल्ड आर्टिस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त चाइल्ड आर्टिस्ट थे, जिनमें शामिल हैं अब्रिश, आयज़ा, उम्मे लैला, अली हूर, शायान, अब्दुल्ला, हाशिर, मिनसा सलमान, मरियम जहरा, फातिमा इम्तियाज़। और मैं बिलखुसूस एक शाउट आउट देना चाहूँगा
क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। आयज़ा जो छोटी रज़िया, सबसे छोटी, जो पहला आपने देखा था, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय आयज़ा। और ये मज़े की बात ये है कि मोहसिन अली जो डायरेक्टर हैं, आयज़ा उनकी भतीजी हैं। उसके अलावा एक और यंग टैलेंट अब्दुल्ला, जिन्होंने पहला मन्नू का किरदार प्ले किया था पहली किस्त में, उनके लिए तालियां जोर से। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अब्दुल्ला मोहसिन के जो हाउस हेल्प हैं उनके बेटे हैं, तो ये कितनी ज़बरदस्त बात है। देयर इज़ टैलेंट एवरीवेयर और उसको सिर्फ सामने लाने की ज़रूरत है। देयर इज़ ऑल्सो हाशिर एंड लैला, जिन्होंने जो मिडल रज़िया और मन्नू थे वो प्ले किया। और फिर एंड में आपने देखा मन्नू, कलीम और शहीरा, और फिर ऑफ कोर्स अली का रोल प्ले किया पाने, इसके लिए भी बहुत तरीका। हमें ज्वाइन किया साकिब ने। मैं चाहूँगा कि साकिब प्लीज़ आप आए। साकिब के लिए भी बहुत तालियां। मोहिब के साथ आपने इनको देखा होगा कि कुछ सीन्स थे। तो यार जाने से पहले रज़िया की पूरी टीम के लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और जहां मेरी ये ख्वाहिश है कि इन सब आर्टिस्ट को काम मिले, वहीं पे मेरी ये भी ख्वाहिश है कि रज़िया जैसे मज़ीद प्रोजेक्ट्स हमें टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखने को मिले। ज़रूरी नहीं कि ये प्रोजेक्ट कौन बनाए वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी ये है कि ऐसी बहुत सारी रज़ियाँ हैं हमारी सोसाइटी में जिनकी कहानी बताना इज़ वाइटल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में कंटेंट की बेहतरी के हवाले से हमारी इंडस्ट्री सोचेगी और उस पर काम करेगी। ऑन दैट नोट ख़वातीनो हज़रात, जाते जाते आपको एक शेर सुनाएंगे बड़ा ज़बरदस्त। तो तालियां भाई, आओ भाई हमारे शायर के लिए तालियां। खान साहब आए ना यहाँ पे, आप शेर सुनाएं। आओ भाई, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद खिजर। मोहम्मद खिजर, यहाँ खड़े हो बीच में, चलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो सामने कैमरे में देख के शेर सुनाओ। मैंने आपके लिए एक छोटा सा शेर लिखा है। मेरे लिए लिखा? जी। अबे यार शरारत नहीं करना। बिल्कुल सर। हाँ सुनाओ। जाते हुए उठा लेना अपनी अकड़, वो बाहर मेरे जूते के साथ पड़ी है। चल चल चल, बस ठीक है, चल चल। ऐसे लोग होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम इंडस्ट्री को टैलेंट दे रहे हैं नया, और वो हमें कह रहे हैं कि हम अकड़े यार। अब वो कुछ कह, बस चुप कर जा, चुप। लड़के के लिए, मेरे लिए। किसके लिए? रज़िया, सुना वहीं से, सुना वहीं से। हाँ हाँ, रज़िया के लिए एक शेर है। हाँ सुनाओ। तेरे हुस्न में इतनी, बहुत अच्छा शेर। तेरी सादगी में इतना हुस्न है, तेरे श्रृंगार में क्या होगा? तेरे सादगी में इतना हुस्न है, तेरे श्रृंगार में क्या होगा? सादगी में इतना हुस्न है, तेरा श्रृंगार क्या होगा? तेरे गुस्से में इतना प्यार है, तेरा प्यार क्या होगा? वाह वाह। पांचवी बार भाई ने शेर सही पढ़े। ख़वातीनो हज़रात, आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।